एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 कॉमन मेजरमेंट्स इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ चुके हैं और पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या कहना चाह रहा है, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके कंप्लीट करें, लेकिन कोई भी चीज़ मिस भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कितनी एनर्जी हमें जो है वो चाहिए होती है जब हम 1 किलो माइल जो है भागते हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ी से भागें 100 किलोमीटर तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, हम कितना ऊंचा जंप कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो डील करते हैं विद एनर्जी स्पीड एंड एक्सप्लोसिव पावर। ये मैं पहला पैराग्राफ पढ़ी हूँ जहाँ पर ये रेड कलर से एच लिखा हुआ है। ये सारे सवाल जो हर चैप्टर के स्टार्ट में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जो है उस चैप्टर में दिए जाएंगे। तो हम ये पूछते हैं बहुत सारे सवाल कि भाई हर बंदे की जंप करने की कैपेसिटी अलग होती है, भागने की अलग होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि कैपेसिटी अलग है तो यूजेज ऑफ एनर्जी भी अलग होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी अलग होगा, स्पीड भी अलग होगी। जैसे कि अफ्रीकन्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा लंबे हैं तो ऑब्वियसली उनकी लॉन्ग जंप हमसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो और जो चाइनीज़ हैं उनकी हाइट भी, और जो कोरियन लोग हैं उनकी हाइट भी जो है बहुत लंबी होती है, उनकी टांगें पतली पतली होती है, तो उनकी जंप और उनकी रनिंग भी हमसे अच्छी होगी। इन द सेम वे जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए रनिंग परफॉर्मेंसेस में एथलीट्स जो हैं वो ज़्यादातर अफ्रीकन्स ही होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इस हिसाब से बनी हुई है नेचुरली, और फिर उसको ट्रेन कर लेते हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में भाई क्या डिफरेंस आ जाता है कि सारे ऑर्गन्स भी सेम हैं, मसल्स भी सेम हैं, किसी की पावर जितनी अच्छी है और किसी की पावर जो है वो इतनी जो है वो नॉन एफिशिएंट होती हैं। तो उसके बारे में हम सारी डिटेल्स जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें ये कह रहा है कि बार बार आपको कुछ टर्म्स सुननी पड़ेंगी जिनको अगर आप पहले से ध्यान में रख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगी। वो टर्म्स हैं एरोबिक, एनारोबिक, पावर, एफिशिएंसी, वर्क कैपेसिटी एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये सारी टर्म्स जो है इस चैप्टर में आपसे हम इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और इसके जो है वो सारी डिटेल्स को भी, इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, और इनकी एप्लीकेशन हम चैप्टर नंबर 15 से शुरू करेंगे और 20 तक जो है वो लेकर जाएंगे। तो स्टार्टिंग में बता रहा है कि जो है 2 किस्म के सिस्टम थे जो मेजरमेंट के, मेजरमेंट ऑफ व्हाट, मेजरमेंट ऑफ एनर्जीज, टाइम और स्केल, जो भी जिस तरह ऊपर दिया हुआ है, मास, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, टॉर्क। जो ये यूनिट है इनकी जो मेजरमेंट है, पहले इनके लिए एक यूनिट्स होते थे। तो जो मैट्रिक सिस्टम था ये पुराना सिस्टम था जो पूरा पहले के जो साइंटिस्ट यूज़ करते थे, जो एक्सप्रेस मास, लेंथ एंड वॉल्यूम। और जो एसआई यूनिट है ये उसके बाद आया था, ये स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं, जो अभी तक भी जो है वो यूज़ हो रहा है इंटरनेशनली। तो अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, मेगा मतलब 1 मिलियन, किलो मतलब 1000, सेंटी मतलब 100,000। ये चीज़ यहाँ पे इसलिए दी गई है कि ताकि आप आगे जब हम बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलें कि के काल, KCAL यानी किलो कैलोरीज, इसका मतलब है उसमें 1000 कैलोरीज हैं। और अगर हम बोलें कि 0.01 कैलोरीज तो उसका मतलब है कि उसमें सिर्फ 10 कैलोरीज हैं। तो हमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा चार्ट अगर देख लें तो समझ में आ जानी चाहिए। अभी छोटी छोटी चीज़ें हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है, इसका जो डेटा है ये साइड टेबल नंबर 2.1 में जब उन्होंने दे दिया है। और सिस्टम इंटरनेशनल हम यूज़ इसलिए करते हैं कि ये मैट्रिक सिस्टम से अपग्रेडेड है, दूसरा ये कि ये उससे ज़्यादा ईजी है, और इसके अंदर टर्मिनोलॉजी भी जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा अपग्रेडेड है। जैसे जैसे हम इस बुक का जो है वो 10th वर्जन पर एडिशन पढ़ रहे हैं, तो जब मेरे पास 8th वाला होगा तो मैं फिर 10th वाले को, मतलब जब मेरे पास 10th वाला होगा तो मैं 8th वाला एडिशन क्यों देखूंगी। आगे बढ़ते हैं, वर्क एंड पावर डिफाइंड। अब क्योंकि हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि हम बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज में हमारी कितनी एनर्जी जो है स्पेंड होती है, और उसमें हमारी पावर कितनी लगती है और कितनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है। BCQs MCQs में, जिनका पेपर BCQs MCQs लेवल का आता है उनमें ही आ जाती हैं। मैं बता दूं कि ये इक्वेशंस बिल्कुल भी नहीं आती हैं एग्जाम्स में, ठीक है, लेकिन हमें जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत इस बारे में पता होना चाहिए, तो हम करेंगे ज़रूर। लेकिन डेफिनेशन आप ज़रूर याद करनी है। वर्क इज़ डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस और फोर्स का जो प्रोडक्ट है उसको हम वर्क कहते हैं। वर्क निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F×D। फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, तो हमें जब भी कोई इक्वेशन मिलती है उसमें फोर्स भी दी जाती है, डिस्टेंस भी दी जाती है, जिसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास वर्क आ जाता है। अब कुछ चीज़ें हैं ना जो यहाँ पर प्रिफर्ड जिनकी वैल्यूज़ हैं, जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है किलो पाउंड मीटर की प्रिफर्ड वैल्यू है कि अगर एक KPM है तो उसकी वैल्यू 9.81 है। तो अगर कहीं पे 100 KPM लिखा होगा या 60 KPM लिखा हुआ होगा तो आपको उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपके पास वो वैल्यू आ जाए जो उसमें है, ठीक है, पहले से है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देने का मकसद ये है कि आप, क्योंकि हमारे पास जो ऑस्पी होगी ना उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पहले से याद करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे ही यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, जैसे ऊपर ही चार्ट में भी लिखा हुआ है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो अगर ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू कैलकुलेट वर्क व्हेन अ 10 kg वेट इज़ लिफ्टेड अपवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम ये बोलें कि 10 किलो वज़न को हमने 2 इंच ऊपर उठाया है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं और हमें ये बताया गया है कि 1 kg मास पर ग्रेविटी की फोर्स 9.81 न्यूटन जो है वो पड़ती है या असर करती है। जितनी फोर्स 1 kg वेट पर ग्रेविटी की पड़ेगी ना, उतनी ही पड़ेगी 10 पे भी, 20 पे भी, ठीक है। तो हमने निकाला कि भाई कन्वर्ट करेंगे केजी को न्यूटन में। तो अगर 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन है तो 10 kg का भी यही वैल्यू आएगा, 20 का भी यही वैल्यू आएगा। तो हमारे पास वर्क इज इक्वल टू, हमने कहा था फोर्स कितनी पड़ी है हमारे पास ग्रेविटी की 9.81 मल्टीप्लाई बाय मीटर, कितना मीटर हमने ऊपर उठाया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डबल हो जाएगा और ये 196 न्यूटन मीटर जो है वो आंसर आ गया। यानी हमने डिस्टेंस कितना कवर किया था 2 मीटर, उसको हमने फोर्स कितनी लग रही थी उसके ऊपर ग्रेविटी की 9.81 न्यूटन, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 196.2 जूल्स, ठीक है। इसको देख लिया, बड़ा इजी था। जब आपको वर्क निकालना था तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन जब आपको पावर निकालनी पड़ेगी तो उसके लिए पहले आपको वर्क निकालना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, तो फिर आपके पास जो है वो पावर आ जाएगी। यहाँ पे इसी चीज़ की कैलकुलेशन को थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, तो जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है बस उस चीज़ को रिटर्न में लिखा हुआ है, ऐसा जितना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं जो हम पढ़ें। तो ये जो KPM वाली बात हमने की थी यहाँ पे वही लिखी हुई है, ठीक है जी। पावर इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ मच वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर हम कहते हैं कि कितना काम जो है वो पर यूनिट टाइम में हुआ है। यानी कि अगर मुझे 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और अगर मैंने अपनी पावर अच्छे से यूज़ की है तो मैंने 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने वक्त में तय किया है ये पता चलेगा इससे, ठीक है ना। तो वर्क डिवाइड बाय टाइम तो पता चलेगा भाई इतनी पावर इस बंदे में कि इसने 5 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बाय बॉडी यानी बगैर किसी मशीन के, साइकिल के, बाइक के इसने 10 मिनट या 15 मिनट में तय कर लिया। उसको ये जो मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ इसको दिमाग में रखिएगा, जब आपको वाइवा उस पे तो पूछते हैं। यूज टू डिस्क्राइब हाउ मच वर्क इज़ अकम्प्लिश पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में कितने वर्क में कितना काम किया गया उसको हम कहते हैं कि भाई ये पावर है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, WATT। और इसका जो ये चार्ट बना हुआ है ना वॉट का, ये भी आपने याद करना है, ठीक है, ये भी आपने याद करना है। अब जो हमारे पास जो किलो केजीज मिलेंगे ना उसको हम KPM में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो आंसर है वो सही आ जाए। तो हमारे पास 1 KPM की वैल्यू 0.163 है, तो केजीज में भी हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। आ जाए आगे हम चल के देखते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला है कि हमने वर्क को टाइम से डिवाइड करना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिस्क्राइब द रेट ऑफ वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि भाई कितना काम परफॉर्म हुआ है, पावर आउटपुट कितना है। यानी मैंने भाई पेट्रोल इतना डाल दिया है तो मुझे कितना आउटपुट मिलेगा उससे, वो वाली बात है। तो अब ये यहाँ पे आपको छोटी सी जो है एग्जांपल भी देकर समझाएगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। हाँ ओके, जो न्यू बुक है मेरे पास उसमें इसकी एग्जांपल बहुत अच्छे से दी हुई है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल नहीं है। चलें फिर भी पावर हमारे पास है 20,000। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर एक हेल्दी एडल्ट टोटल वर्क कर सकता है 20,000 कैलोरीज़ का, यानी उसका टोटल वर्क आउटपुट है 20,000 कैलोरीज़, वो 20,000 जूल जो है वो आराम से जो वो 20,000 जूल की जो एनर्जी है, जो वर्क है वो आराम से कर लेता है। यानी 20,000 जूल एक बंदे का, एडल्ट बंदे का वर्क है, ठीक है। और कुछ बहुत हाईली ट्रेंड लोग जो है वो उस काम को 60 सेकंड में कर लेते हैं। यानी एक हेल्दी एडल्ट उसने 20,000 के जूल जो है वो एनर्जी जो है वो 20,000 जूल वर्क किया है, और कुछ हेल्दी अडल्ट उस काम को 60 सेकंड में कर लेते हैं। यानी इतनी जो वर्क वर्क है वो 60 सेकंड में कर लेते हैं। तो हमें इसकी पावर निकालनी, तो हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था कि फोर्स कि वर्क मल्टीप्लाई बाय वर्क डिवाइडेड बाय सो टाइम्स। तो यहाँ पे 60 सेकंड्स है, तो हमने अच्छा अगर यहाँ 1 मिनट होता तो हम उसको 60 सेकंड में कर देते, 10 मिनट होता तो हम उसको 600 सेकंड में कर देते। ये बात आप याद रखिएगा। तो पावर हमारे पास 20,000 जूल्स है, डिवाइड किया हमने इसको 60 सेकंड से, तो 33.3 वॉट्स हमारे पास आंसर आ गया। और ये बहुत ही ईजी है, और मैंने जैसे कहा कि एग्जाम में नहीं आता है तो फिर भी इसको थोड़ा बहुत अगर देख लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाइवा में पूछ लेते हैं फॉर्मूलाज। मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड पावर, हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करें क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है, ताकि हमें पता चले कि आगे बुक में वो है क्या चीज़, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड पावर। अब इसमें हम मेजरमेंट कैसे करते हैं वर्क और पावर की, एर्गोमीटर से। एर्गोमीटर क्या होते हैं कि जिससे हमें मेजरमेंट ऑफ वर्क आउटपुट मिलता है कि भाई कितना काम किया गया है उसका हमें आउटपुट पता चलता है। अभी जो एर्गोमीटर है इसका मतलब है रेफर्स टू द apparatus और डिवाइस यूज टू मेजर स्पेसिफिक टाइम ऑफ वर्क।
अच्छा, रनिंग के लिए अलग एर्गोमीटर होता है, वॉकिंग के लिए अलग होता है, वेट लिफ्टिंग के लिए अलग एर्गोमीटर होता है। एर्गोमीटर इज़ बेसिकली एन अपरेटस और डिवाइस यूज टू मेजर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये बस एक स्पेसिफिक टाइप का जो वर्क है उसमें हमने कितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर किया है, कितनी एनर्जी खर्च की है, उसको पता करने के लिए बस एक डिवाइस होती है। और इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है ये। तो इसकी जो है वो 3 जो बेसिक टाइप हैं। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफ कॉमनली यूज्ड एर्गोमीटर्स आर एज फॉलोज। लेकिन उससे पहले जो हमने पीछे जो हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में बात की थी कि हमारे पास जो है वो फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी, तो वो आज भी बन रही हैं और ये बहुत महंगी है लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, और जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर हम स्पेशली अपने एथलीट्स वगैरह की जो वो एनर्जी काउंट करवा रहे होते हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें से चंद मेथड जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेंच स्टेप, इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ जाएगा। पिक्चर ए, ये हर एक जिम में रखा हुआ होता है। तो बेंच स्टेप से क्या होता है कि इसका एक स्पेसिफिक हाइट है, हम जो है वो उस पर हम एनर्जी एक्सपेंडिचर देख रहे होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एर्गोमीटर यूज टू मेजर वर्क कैपेसिटी इन ह्यूमंस वाज द बेंच स्टेप। सबसे पहला और पुराना जो कदीम जो क्या कहना चाहिए कि एर्गोमीटर था, जो बहुत सस्ता भी था और इजीली यूज़ भी हो जाता था, उसको हम कहते हैं कि बेंच स्टेप। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अर्लीस्ट एर्गोमीटर कौन सा था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो बेंच स्टेप था। ठीक है, ये अभी भी यूज़ होता है। मैंने जैसे कहा कि अभी भी जिम में पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग बेंच स्टेप इज़ वेरी इजी। सपोज एक 70 किलो वजन का आदमी, मुझे लगता है 70 kg बड़ा फेवरेट है इन लोगों का, गाइडेंस में भी यही वेट दिया हुआ था। 70 kg मैन स्टेप अप एंड डाउन ऑन अ 30 सेंटीमीटर बेंच ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, एक 70 किलो का आदमी 30 सेंटीमीटर की बेंच से 10 मिनट तक अप एंड डाउन करता रहता है। ठीक है, तो ये, और वो 10 मिनट तक अप एंड डाउन कर रहा है और 1 मिनट में उसे 30 स्टेप किए हैं। तो 30 को हम नॉर्मली 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी उसने 2 सेकंड में 1 स्टेप किए हैं। अगर वो 30 स्टेप पर मिनट कर रहा है तो उसने 2 सेकंड में 1 स्टेप परफॉर्म किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक बंदा 10 मिनट तक 30 सेंटीमीटर की हाइट वाले जो ये जो बेंच थी, इस पर जो है वो अप एंड डाउन करता रहा 10 मिनट तक। और इसकी जो स्पीड थी वो ये थी कि वो 1 सेकंड में 2 सेकंड में एक बार जो है वो 1 स्टेप पूरा कर रहा था। तो कितना वर्क लगा उसको, कितना काम उसने किया 10 मिनट में, हमको ये पता करना है। फोर्स कितनी लग रही है, 686 न्यूटन, 686 न्यूटन उसको जो है वो फोर्स लग रही है। हमने 70 kg को मल्टीप्लाई किया 9.81 से। ठीक है, तो हमारे पास आया 686.7 न्यूटन हमारे पास आंसर आया। अब 70 kg वेट जो उस बंदे का दिया गया था और 9.81 जो है वो हमारे पास जो न्यूटन की जो फोर्स थी पर केजी पे, वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हो गया 686 न्यूटन उसकी फोर्स आ गई। डिस्टेंस कितना है, 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर था, हमने उसको मीटर में किया 0.3 मीटर। और 30 स्टेप्स वो 1 मिनट में कर रहा है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, शॉर्ट इसका ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हमें ऊपर दी गई हैं, सिवाय फोर्स के, जो वेट का जो हमारे पास निकला है फोर्स, उसके अलावा जितनी भी ऊपर वैल्यूज़ दी जाएंगी आपको, उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है इस फोर्स से जो हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में, 0.3 मीटर हो गया, 30 स्टेप भी हो गए, ये भी उठा लिया आपने, टाइम भी 10 मिनट का दिया है वो भी आपने उठा लिया। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 90। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, वो जो वेट ऊपर दिया हुआ था उसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है। अब उस वेट से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, आपके पास आंसर आ जाएगा 61,803 जूल्स या 61.8 किलो जूल्स। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमने इसका जो है वो पावर निकालना है। ठीक है, कि इसने पावर, अभी हमने निकाला है वर्क, अभी हम निकाल रहे हैं पावर। पावर निकालने के लिए हमें जो टाइम दिया गया था, मैंने कहा था हमारे पास वहाँ पे 1 मिनट है तो हमने 60 सेकेंड कर दिया। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट है तो हमने उसको कर दिया 600 सेकेंड्स, हमने उसको सेकेंड्स में निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमने जो है वो जो टाइम मिला था हमने उससे इसको डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास आंसर है 61,803 जूल्स को हमने डिवाइड कर दिया 600 सेकेंड से। तो हमारे पास काम कितना हुआ है, 103 जूल्स या 103 वोल्ट्स जो है हमारे पास काम हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि ये इक्वेशंस नहीं आती हैं एग्जाम्स में, बस आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो अभी बेंच स्टेप है उस पर जो है वो हमारी कितनी एक्सपेंडिचर हुई है पावर की, 1.3 वॉट्स, मतलब इतनी सी, यानी सबसे ज़्यादा
कह लीजिए, मतलब अभी हम देखें, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी ताकि आप वरना आप कन्फ्यूज होंगे। आपने ये याद रखना है कि जब हमने बेंच स्टेप की बात की तो हमारे पास 1.103 वॉट्स जो है वो, या 103 जूल जो है वो पावर जो है वो एक्सपेंडिचर हुआ है। हम साइकिल एर्गोमीटर भी देखेंगे, हम ट्रेडमिल भी देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी कहाँ पर खर्च हुई, ताकि वो जो लोग जिम करते हैं ना उनको अंदाज़ा हो जाए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब साइकिल एर्गोमीटर क्या होता है कि इस पर जो है वो हम ये देखें, इस पर जो है वो हम एनर्जी आउटपुट लेते हैं कि भाई इस पर जो है वो, अगर एक बंदे ने अभी पूरा इसमें एक पहिया लगा हुआ है, अंदर व्हील दिख रहा है आपको, इस व्हील के ऊपर एक रस्सी लिपटी हुई है। जब हम पेडल घुमाते हैं तो इस रस्सी से ये पूरा व्हील घूमता है। इस व्हील के साथ एक वेट लटकता हुआ आप देख रहे हैं, ये वेट, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर एक मीटर का जो है वो एक छोटा सा बटन लगा हुआ होता है। हम उसको जैसे जैसे घुमाते जाते हैं उसके ऊपर रेजिस्टेंस यानी वेट जो है वो बढ़ता जाता है, और हमें व्हील घुमाने में उतनी ही परेशानी होती रहती है। ठीक है, जो ये साइकिल देख चुके हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। आप चेयर पे बैठते हैं, आप इसको अगर खाली घुमाते हैं ऐसे ही, इस पर कोई वेट का असर नहीं होता, आपने ज़ीरो किया हुआ होता है उस छोटे से बटन को, रजिस्टर को ज़ीरो किया हुआ होता है, तो ये आराम से घूमता रहता है। जब आप उसको बढ़ाते रहते हैं रेजिस्टेंस को, तो आपको इसके पहिए को घुमाने में, रिपीटेशन में, एक में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो जो रेजिस्टेंस होती है उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितनी एनर्जी जो है वो स्पेंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वो वाली बात हो रही है कि जो साइकिल एर्गोमीटर है, इस 100 साल से पहले भी, मतलब मोर देन 100 ईयर्स अगो जो है वो ये डेवलप हो गया था, और ये आज भी बहुत पॉपुलर है। और पहले भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में ये बहुत पॉपुलर था और लोग उसको बहुत यूज़ करते थे, और ये आज भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास एक्यूरेट किस्म के जो है वो वर्क जो है वो आते हैं, नंबर्स आते हैं। हमें ये पता है कि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ना, हम उतने एफिशिएंट नहीं है। हमारी बॉडी की हीट को रजिस्ट करने में भी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये जो एर्गोमीटर है ना, ये बहुत अच्छे से हमारी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको एक बात समझाई कि भाई ये एक साइकिल होती है, कॉमन टाइप ऑफ साइकिल होती है, इज़ द मोनार्क फ्रिक्शन ब्रेक साइकिल। मोनार्क फ्रिक्शन ब्रेक साइकिल, इसका नाम याद करें, मोनार्क फ्रिक्शन ब्रेक साइकिल। इसके अंदर एक बेल्ट होता है जो एक व्हील की तरफ, जिसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं, व्हील के ऊपर लिपटा हुआ होता है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। ये लूज़ भी किया जा सकता है, टाइट भी किया जा सकता है। जब ये टाइट हो जाता है तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जब ये लूज़ होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये फ्री है। अब ये कितनी मरतबा घूमेगा, इसका एक साइज़ होता है 6 मीटर्स। एक रेवोल्यूशन में, यानी एक दफ़ा जब ये घूमता है तो 6 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है। अगर ये फ्री होता और ज़मीन पर चलता होता तो एक बार घूमने में 6 मीटर का सफ़र तय कर लेता, पर क्योंकि ये एक जगह रुका हुआ है तो हमें इसकी रिपीटेशन को काउंट करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इसका एक प्रीडिफाइंड साइज़ होता है और ये उस हिसाब से ही घूमता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसने हमें यहाँ पर भी एक जो है वो एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर हमें वर्क और पावर कैलकुलेट करना हो साइकिल एर्गोमीटर से, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ड्यूरेशन दी 10 मिनट की, रेजिस्टेंस दिया 1.5 kp किलो पाउंड, यानी कि 14.7 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास ऊपर डिफाइंड, मैंने कहा था पहले से वैल्यूज़ हैं और हमें उनको याद करना पड़ेगा, ताकि हमें कोई भी इक्वेशन मिले तो हम उसको उससे जो है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई जो वहाँ पर लिखा होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लें। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने एक्सरसाइज की है 10 मिनट के लिए, उसके पास जो साइकिल जिस पे वो एक्सरसाइज कर रहा था उसने 1.5 kp किलो पाउंड रेजिस्टेंस लगाई हुई थी उसमें, और उसने एक पेडल पे 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी जब उसने एक बार पेडल घुमाया तो उसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो वही कह रहा है कि उसने 1 मिनट के अंदर 60 मरतबा जो है वो पेडल को घुमाया, यानी 60 रेवोल्यूशन उसने ली। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 1 मिनट पे उसने 60 रेवोल्यूशन ली है तो 10 मिनट में उसने कितनी ली होगी। तो हम सिंपली 10 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि भाई उसने 600 रेवोल्यूशंस ली हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ। अब हमारे पास जो इसका जो रेजिस्टेंस था हमने वो ऐड किया नहीं था, तो हम वो ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया कि 14.7 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 मीटर रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 600 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास आंसर आ गया कि भाई उसने 52,920 जूल या फिर 52.9 किलो जूल की जो है वो एनर्जी वर्क जो है वो उसने किया है, और इतनी एनर्जी जो है स्पेंड की है। अब हमने निकालनी है कि उसने पावर आउटपुट उसका क्या था। जैसे बैटरी का पावर आउटपुट निकालते हैं कि उसका पावर आउटपुट क्या था। भाई जितने वॉट की बैटरी होती है सारा वो पावर आउटपुट वो एक साथ तो नहीं देती ना, वो डिफरेंट चीज़ें चलाकर काफ़ी लंबे टाइम तक हमें बताती है कि भाई ये मेरा आउटपुट है। बिल्कुल इसी तरीके से पावर आउटपुट हमें कैसे निकालना है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमने फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, क्या वर्क निकाल लिया। अब हमने वर्क में से जो टाइम है
उसको माइनस कर देंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है पावर आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना वर्क निकला, 52,920 जूल्स, और टाइम उसने दिया था 10 मिनट का, यानी 600 सेकंड। से हमने उसको कर दिया उससे डिवाइड, और 88.2 वाट्स हमारे पास जो है वो कितनी पावर आउटपुट निकली। अब ये बात देखने की है कि जब हम जंप कर रहे थे किससे, जब हम इससे जंप कर रहे थे बेंच स्टेप से, तो हमारे पास एनर्जी का एक्सपेंडिचर कितना था, 1.3 जूल्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जब इतनी साइकिल चलाई है रेजिस्टेंस के साथ, तो 88.2 वाट्स, यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जब आप बगैर किसी मशीन के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी पूरी बॉडी वेट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी वेट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करी, तो तब ज़्यादा आपकी बॉडी पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। तो साइकिल पे जो है वो कम यानी कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। अगली चीज़ आ गई ट्रेडमिल। अच्छा, एक बात याद रखें, ट्रेडमिल पे जब आप चलेंगे या भागेंगे, तो क्योंकि हम जब नॉर्मल रनिंग कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो फ्लैट सरफेस होता है, तो इनकी जो एक बेसिक वैल्यू होती है ना वो सेम रहती है। अब यहाँ पे जो ट्रेडमिल बताई गई है इट इज़ डिफरेंट। वो किस तरीके से कि इसमें एक इंक्लाइनोमीटर लगा हुआ होता है या इंक्लाइंड लगा हुआ होता है, जिसको हम स्लिप नहीं कहते, जो हमारे पास घर के बाहर गाड़ियों को घर के अंदर ले जाने के लिए लगी हुई होती है, स्लोप लगी हुई होती है, जो अगर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो हम उस पर चलेंगे तो गिर जाएंगे फिसल के, ठीक है, पीछे की तरफ। बिल्कुल इस तरीके से आपकी जो ट्रेडमिल्स होती है ना, उसके अंदर एक इंक्लाइनोमीटर होता है। तो जब आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी होती है कम टाइम में, तो हम उस इंक्लाइन को बढ़ाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस इंक्लाइन की वजह से एक तो हम अपनी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस आ रही होती है। तो दूसरा ये कि जब बॉडी की मूवमेंट को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो जो इंक्लाइन है उससे हम कैलोरीज मेजर नहीं कर सकते इतना, मतलब ये समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इंक्लाइन जो ट्रेडमिल का जो इंक्लाइंड होता है ना, उठने वाला पोर्शन, उसको हम परसेंट ग्रेड में मेजर करते हैं। यानी उस टाइम पे जितना भी वो घुमा हुआ होगा ना, जिस तरीके से जितना इंक्लाइंड होगा, उसके अंदर जितना एंगल बनेगा, फिर हम जो है वो उसको एज ए रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। अगर आप मेरी बात को समझें, फॉर एग्जांपल मैंने रेजिस्टेंस 10 पे कर दी है, तो वो होगा 10% ग्रेड। मैंने 10% ग्रेड पे 10 मीटर सफ़र किया, तो 10% ग्रेड पे मेरी बॉडी पे कितनी रेजिस्टेंस लग रही थी और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी उस 10 मीटर सफ़र को तय करने में, इससे मेरा वर्क आउटपुट निकल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं कि जितना ज़्यादा मैंने इंक्लाइन बढ़ाया हुआ था उतनी ही ज़्यादा मेरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी। तो हम क्या करेंगे, परसेंट ग्रेड को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, तो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, जो कि यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। बॉडी वेट कितना दिया, 60 kg दिया। कंसीडर करें कि भाई एक बंदा उसका बॉडी वेट 60 किलो है, जिसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया, किलो पाउंड से किलो पाउंड में कन्वर्ट किया, तो ये आया 5.886 न्यूटन। ट्रेडमिल की स्पीड कितनी थी, 200 मीटर पर मिनट। ट्रेडमिल का एंगल क्या था, 7.5 ग्रेड, उसको हमने 0.75 फ्रैक्शनल ग्रेड कर लिया, यानी वो इतना ज़्यादा उठा हुआ था, 7.5 ग्रेड किया हमने उसको, ठीक है। तो 0.75 फ्रैक्शनल ग्रेड। और एक्सरसाइज कितना, 10 मिनट तक उसने एक्सरसाइज की। 1 मिनट में अगर 200 मीटर भाग रहे हैं, तो 10 मिनट में कितना भाग लिया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज टाइम उन्होंने बताया 10 मिनट। अब वर्टिकल रेजिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.075 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट, तो आंसर आया 150 मिनट, 150, ठीक है, 150 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई वर्टिकल डिस्टेंस। अब हमने डिस्टेंस को फोर्स से करना होता है ना, तो फोर्स कौन सी लग रही है हमारे पास, बताएं आप, फोर्स कौन सी लग रही है। फोर्स हमारे पास लग रही है 0.075, जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, और दूसरा कि हमारा वेट, ठीक है। तो अब हमने जो है वो टोटल हमारे पास काम कितना हुआ कि हमारे पास जो 150 था, 150 मीटर, हमने उसको जो ऊपर अपना वेट था, जिसको हमने काउंट नहीं किया था ना, ऊपर जो हमारा वेट निकला था, हमने नीचे जो इक्वेशन निकाली है, इसमें हमने 200 मीटर वेट टाइम वो भी डाला, डिस्टेंस भी डाला 1 मिनट का, हमने जो वो रेजिस्टेंस भी डाली 0.075, उसके अंदर हमने टोटल टाइम भी डाला। लेकिन हमने उसमें हमारा जो वेट था, देखिए आपकी जो बॉडी वेट होती है ना, उसकी भी रेजिस्टेंस होती है। एक पतला दुबला बंदा जब अगर कान पकड़ के उठक बैठक करेगा ना 10 दफ़ा, तो वो थकेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्दी बंदा कर लेगा, तो वो अपनी बॉडी वेट को उठाकर ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो वो ज़्यादा जल्दी थक जाएगा। तो ये उस चीज़ को भी हम रेजिस्टेंस में काउंट करते हैं। तो हमने 150 मीटर, तो हमारे पास आंसर आ गया कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। लेकिन जो उसने इतना वज़न उठाया, उसके साथ उसकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई, कितनी एनर्जी लगी होगी, हमको ये भी देखना होता है। यहाँ पर हमने जो न्यूटन में
और जो उसका वेट था उसको कन्वर्ट किया था, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास आंसर आया था। तो हमारे पास आंसर आया 88,290 जूल्स। दैट्स इट, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब समरी में लिखा हुआ है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्क और पावर की टर्म्स क्या हैं, और वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम, और उसके फॉर्मूलाज भी हमको याद रखने पड़ेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। अब हमारे पास कैलोरीज, अच्छा इसको हम 2 पार्ट्स में करते हैं, तो सेकंड पार्ट जो है बाद में रिकॉर्ड करते हैं।